Hello, my dear students. How are you all? I hope you are all fit and fine at home. मैं हूँ करण भट्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे स्टैंडर्ड 11th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 8 का, जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव एट यूनियन एंड एट स्टेट लेवल। हम लोगों ने लास्ट सेशंस में देखा है कि प्रेसिडेंट क्या होता है, उनके पावर्स क्या है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जाना हम लोगों ने, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में ब्रीफ लिया था हम लोगों ने। इस सेशन में पर्टिकुलरली हम लोग बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। अब अगर बात की जाए कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, उनका जो एक इम्पोर्टेंस है वो एकदम यूनिक और स्पेशल रहता है। क्योंकि जो भी सारे एग्जीक्यूटिव पावर है, रियल पावर्स है, वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हम लोग इसी वजह से रियल एग्जीक्यूटिव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल एग्जीक्यूटिव भी उन्हें इसी वजह से कहा जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड होते हैं, हेड ऑफ द नेशन होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द नेशन, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसे हेड ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। तो सरकार चलाने का जो काम होता है वो प्रधानमंत्री का होता है। ठीक है, और वो कैसी चल रही है, बराबर चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सब देखने का काम प्रेसिडेंट का होता है। लेकिन जो रियल पावर होता है कि मैं ये डिसीजन लूँगा, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट की, आप लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हो, आप लोग को इस सर के लेक्चर में मज़ा आ रहा है तो आप अटेंड करने वाले हो, ये डिसीजन जो है वो आपका रहता है। वैसे ही कंट्री के लिए जो भी डिसीजन होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर लेने वाले हैं। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस के हिसाब से एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, यानी कि एक मंत्रिमंडल होगा अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर एक मंत्रिमंडल होगा जिसका जो लीडर है वो प्रधानमंत्री होंगे, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट एंड हिज फंक्शन। मतलब कि प्रेसिडेंट को सहायता के लिए और सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल होगी जिसका अध्यक्ष, जिसका लीडर प्राइम मिनिस्टर होगा। ये कहना चाहती है ये लाइन। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट को कोई भी सहायता चाहिए, उनको कोई भी सलाह चाहिए कि देश को कैसे चलाए, उसके लिए एक मंत्रिमंडल होगी और उसके लिए एक प्रधानमंत्री होगा। अब प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं वो इस एडवाइस से बाध्य होते हैं। मतलब कि जो भी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हें एडवाइस करेगी, प्रेसिडेंट को वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ कहती है और प्रेसिडेंट उसे नहीं मानते, तो ऐसा जो डिस्प्यूट होता है कि भाई कोई एडवाइस दी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, लेकिन प्रेसिडेंट वो मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में हम उनसे कहते हैं कि भाई ये एक डिस्प्यूट हो गया प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। तो वैसे नॉर्मल डिस्प्यूट्स तो हम लोग सारे, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। लेकिन ऐसा डिस्प्यूट जिसके एडवाइस के ऊपर कोई डिस्प्यूट हो, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई एडवाइस दी और प्रेसिडेंट कह रहा है कि मुझे वो नहीं मानना, तो ऐसी डिस्प्यूट को कोई भी कोर्ट में, इंडिया के कोई भी कोर्ट में ऐसा डिस्प्यूट हम लेके नहीं जा सकते कि भाई प्रेसिडेंट मेरी बात नहीं मान रहे, कि भाई प्रेसिडेंट ऐसा कहेगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेरी बात नहीं मान रहा है। नहीं, ऐसा डिस्प्यूट आप इंडिया की कोई भी कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। ठीक है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है मैं आपको ये बता दूं। प्रेसिडेंट जो है वो मेजोरिटी जिस पार्टी के पास होगी उस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। ठीक है, मतलब समझ लो कि 2019 की जो इलेक्शन हुई उसमें बीजेपी को क्या मिला, मेजोरिटी मिली, तो बीजेपी के लीडर थे हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो प्रेसिडेंट ने नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। अब सपोज कि इलेक्शन हुआ है और किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, हमें पता है कि 545 सीट्स है और इस 545 का आधा, यानी कि आप समझ लो कि 272 तक। ठीक है, 272 सीट्स जो है वो किसी सिंगल पार्टी को नहीं मिलती। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में समझ लो कि बीजेपी है और दूसरी दो चार अदर्स हैं। ठीक है, दो चार उनकी अदर्स पार्टी को मिला के अगर 272 हो रहे हैं, उससे ज़्यादा 272 या उससे ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये लोग प्रेसिडेंट को कहेंगे कि हमारे पास मेजोरिटी है, हम सरकार बनाएंगे। तो प्रेसिडेंट ऐसे में इसे कहते हैं कोएलिशन।
कोएलिशन यानी कि गठबंधन, इसे कहते हैं गठबंधन। तो ऐसे गठबंधन के नेता को जो है वो प्रधानमंत्री बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही प्राइम मिनिस्टर डिसाइड हो जाता है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कहेगा कि मेरे को ये मेंबर्स जो है उनको मिनिस्टर्स बनाना है, तो आप उन्हें मिनिस्टर अपॉइंट करो। तो जो भी मेंबर्स को प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करेंगे वही इंसान मिनिस्टर बन पाएंगे, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ओथ दिलाएंगे सेक्रेसी एंड पोजीशन टू द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है। मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई मिनिस्टर हो या तो फिर प्राइम मिनिस्टर हो, उनको ओथ कौन दिलाता है, तो उनको ओथ जो है हमारे प्रेसिडेंट दिलाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये तैयार हो जाता है, ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूट्स और रीऑर्गेनाइज द डिपार्टमेंट टू द मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब कौन से इंसान को मिनिस्टर बनाना ये देखना, ये भी सजेस्ट करने का काम किसका है, प्राइम मिनिस्टर का है। और कौन से इंसान को कौन सा पोर्टफोलियो यानी कि कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना, ये देखने का काम भी प्राइम मिनिस्टर का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जितना प्राइम मिनिस्टर बोलेगा उतना ही प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट अपने हिसाब से किसी को भी मंत्री नहीं बना सकता, प्रेसिडेंट अपने भी हिसाब से कोई भी पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता सकता, ठीक है। अब उसका एग्जांपल दे दूं मैं आपको, तो 2019 के इलेक्शन में अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया। किसने कहा होगा, नरेंद्र मोदी ने, कि भाई इसे गृह मंत्री बनाओ, इसे होम मिनिस्टर बनाओ। अगर वो ऐसा नहीं कहते कि भाई अमित शाह को होम मिनिस्टर नहीं बनाना, तो प्रेसिडेंट नहीं बनाता, लेकिन उन्होंने कहा तो बनाया। अब राजनाथ सिंह, उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, किसकी एडवाइस पे, प्रेसिडेंट सॉरी हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की एडवाइस पे, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरी सिस्टम वर्क करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जाती है। अब मिनिस्टर बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, तो मिनिस्टर बनने की सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन है कि भाई आप पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से किसी एक के मेंबर होना नेसेसरी है। मतलब आप इन दोनों में से किसी एक के मेंबर होंगे तभी आप मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। अच्छा, अब ऐसा कोई बंदा जो कि इस हाउस का मेंबर नहीं है, उसे भी प्राइम मिनिस्टर जो है एज अ मिनिस्टर या तो एज अ प्रधानमंत्री अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये एक चीज़ याद रखना कि जो भी इंसान ये दो हाउसेस का मेंबर नहीं है फिर भी मिनिस्टर या तो प्राइम मिनिस्टर बना है, तो उसे विदिन 6 मंथ उसे जो है इन दोनों में से किसी एक हाउस का मेंबर बनना होगा। अदरवाइज उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से रिजाइन देना पड़ेगा। मैं आपको इसका एग्जांपल दे दूं, नरेंद्र मोदी ही बेस्ट एग्जांपल है। कैसे, तो आप कहोगे कि भाई जब 2001 या 2 में उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया, हमारे नरेंद्र मोदी को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तब वो हमारे विधानसभा जैसे प्रधानमंत्री जो है वो आपको या तो लोकसभा या राज्यसभा को होना चाहिए, वैसे ही चीफ मिनिस्टर जो है या तो वो विधानसभा या तो विधान परिषद, दोनों में से किसी एक का मेंबर होना चाहिए स्टेट लेवल पे। तो चीफ मिनिस्टर हमारे बने नरेंद्र मोदी, लेकिन वो तो मेंबर थे ही नहीं, वो तो एक आउटसाइडर है। तो उन्हें डेफिनेटली अब विधानसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, तब जाके वो चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे, वरना तो उसे रिजाइन देना पड़ेगा। तो वो जो है नरेंद्र मोदी जी, राजकोट जो सीट है, राजकोट विधानसभा जो सीट है, वहाँ पे इलेक्शन हुई और उसमें वो जीत के चीफ मिनिस्टर बने और जीत के जो है वो विधानसभा के मेंबर बने और फिर वो चीफ मिनिस्टर के लिए अप्रूवल हो गए, ठीक है। तो विदिन 6 मंथ वो जो है अब चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होने के बाद विधानसभा के भी मेंबर बने और फिर आपको पता है कि 2014 तक वो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे और बाद में प्रधानमंत्री है अभी, ठीक है। तो ये केस भी हो सकता है। और तीसरा है कि किसी भी इंसान को प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना सकता है, ठीक है। मतलब समझ लो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर करण भट्ट को भी मिनिस्टर बनाना चाहते हैं तो वो बन सकते हैं, ठीक है, वो बना सकते हैं। ये उनका एक प्रिविलेज है, ये उनके विवेकाधिकार है। वो चाहे जिसे भी बनाना चाहे वो उन्हें एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर बना सकते हैं। लेकिन बाकायदा शर्त यही होगी कि मुझे भी 6 मंथ के अंदर अंदर
लोकसभा या तो राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा एज अ मिनिस्टर। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रधानमंत्री के साथ किसी झगड़े के कारण प्रधानमंत्री ऐसा भी कहेगा प्रेसिडेंट को कि भाई इस बंदे को मिनिस्टर के पद से हटा दो। ठीक है। ये भी प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, किन्हें मिनिस्टर बनाना और किन्हें मिनिस्टर से हटाना, ये दोनों काम हमारे प्राइम मिनिस्टर का होता है। ठीक है। इसीलिए इतना उनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। उसके बाद कैडर ऑफ मिनिस्टर की कितने टाइप के मिनिस्टर होते हैं। बेसिकली इंडिया में हमारे 3 टाइप के सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर देखे जाते हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट और तीसरे डेप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर्स वो होते हैं जो पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, कि ये योजना बनी, ये योजना बनी। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि भाई रिसेंटली ये योजना लॉन्च हुई, ये योजना लॉन्च हुई। तो ये सारी योजनाएं जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर से आप समझ सकते हो कि ये वो 14 से 15 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं जिनको बेसिक डिपार्टमेंट्स माना जाता है इंडिया को चलाने के लिए। जैसे कि फिनांस ले लो, डिफेंस ले लो, आप होम मिनिस्ट्री ले लो। ये सारे बेसिक डिपार्टमेंट्स हैं जो एक देश के लिए आवश्यक है और बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। एग्रीकल्चर ले लो आप फिर ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज ले लो, एमएसएमईज ले लो। ये जो है वो बेसिक है डिपार्टमेंट्स जो कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए और डिफेंस के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर भी एक छोटी मिनिस्ट्री, एक छोटा सा ग्रुप है जो कि पूरी गवर्नमेंट को गाइड करता है कि पॉलिसीज कैसे बनाई जाए। ठीक है। उसके बाद ये जो 2 मिनिस्टर्स बचे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर, ये दोनों कैडर के मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प के लिए होते हैं। ठीक है। कभी कभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को जो है इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है किसी डिपार्टमेंट का, जबकि कभी कभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट को आंसरेबल टू कैबिनेट मिनिस्टर रखा जाता है। ठीक है। तो ये 2 टाइप के मिनिस्टर ही हमें पढ़ने रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट। क्योंकि डेप्यूटी मिनिस्टर जो है वो पद, जो आप उसे कैसे, वो पोजीशन जो है वो अब ख़त्म हो गई है। अब इंडिया में डेप्यूटी मिनिस्टर्स नहीं बनाए जाते, लेकिन ये एक पोस्ट है तो हमें इसे सिर्फ देखना है, याद रखना है कि भाई ये 3 टाइप के हमारे मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंस कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का ही होता है। ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो ड्यूरेशन होती है वो जनरली 5 साल की होती है। प्रेसिडेंट की 5 साल की होगी, वाइस प्रेसिडेंट की 5 साल की होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की 5 साल की होगी। ठीक है। जैसे हमारी हाउस ऑफ पीपल की भी 5 साल की होती है, वैसे ही हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की उसी के साथ 5 साल की टर्म रहती है पूरी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो या तो प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तब, या तो प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करते हैं तब जाके प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करते हैं तब हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कम्स टू एन एंड, मतलब तब वो ख़त्म हो जाती है और वापस नए इलेक्शंस होंगे, वापस नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी। ठीक है। कब? जब प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या तो वो रेजिग्नेशन दे देते हैं। ठीक है। समझ लो कि ये दोनों के अलावा ऐसी कोई सिचुएशन है जब पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन करेगी, तो ऐसी भी है एक, और वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में या तो राज्यसभा में ऐसा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं, यानी कि उन्हें गवर्नमेंट में अब विश्वास नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट अब इंडिया को सर्व नहीं कर सकती, तो अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं और दूसरा अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड है तो उनके रिज़ाइन करते ही पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन की रेजिग्नेशन माना जाता है और पूरी टीम जो है वो रिज़ाइन हो गई ऐसा हम लोग समझेंगे, और अब फिर से जो है न्यू गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस होंगे। ठीक है। तो ये थी टर्म ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 5 साल होती है बेसिकली।
लेकिन इन 3 केसेस में जब डेथ होती है या तो रेजिग्नेशन देते हैं प्राइम मिनिस्टर, और जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है ऐसे केसेस में आप इसे रेजिग्नेशन दे दिया पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, ऐसा आप समझ सकते हो। उसके बाद अगर सैलरी अलाउंसेस और पर्क्स की बात करें तो पार्लियामेंट ये डिसाइड करेगा कि मिनिस्टर्स को कितने कितने जो सैलरी है, अलाउंसेस है, जो पर्क्विजिट्स है वो देना, ठीक है। कोई भी कंडीशंस में एक्सेप्ट इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी के अलावा कोई भी ऐसी कंडीशंस हो उसमें हमारे मिनिस्टर्स की जो सैलरी है वो डिक्रीज़ नहीं की जाएगी, रिड्यूस नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि किसको कितनी सैलरी देना, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको इस लेक्चर में इस सेशन में बहुत कुछ जानने को मिला होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगले सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर और उसके पावर्स के बारे में, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा इस चैनल को, ठीक है। और अपने हिसाब से नोट्स भी बनाते रहिएगा ताकि आपकी जब एग्ज़ाम आए तब आपके लिए ये कन्वीनियंट रहे कि कितना कैसा और किस वे में पढ़ना है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो आपके पास मेरा नंबर है, मैसेज कर दीजिएगा, टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं उसे डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में एक हमारे प्राइम मिनिस्टर और उसके पावर्स के डिस्कशंस के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद।